अभी कितना बिजनेस कर रहे हैं पर मंथ? पर मंथ अभी लास्ट ईयर हमने करीब 70-75 लाख क्रॉस किया था। कितने क्लाइंट्स हैं अभी? हमारे पास मेजरली 4 या 5 क्लाइंट हैं जिनका कंटिन्यूस काम कौन चलता कौन से रहता है। क्लाइंट्स के नाम अगर मेजरली हम वर्चुअल के पार्टनर हैं। बताएं? आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेके? हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज की जो सोर्सिंग है। सपोज अगर हमें कॉटन करना है तो कॉटन हम साउथ से सोर्स करते हैं, कुछ दिल्ली की मार्केट से करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस क्या आते रहेंगे आपके? 7 to 8 लाख रुपीस के आसपास। एक बार प्रोसेस बताएंगे कि जो आपका काम है हाँ, सोर्सिंग से लेके डिलीवरी तक का, डिजाइन टू डिलीवरी जिसको आप बोल रहे हैं, सबसे पहला स्टेप होता है सोर्सिंग का कि कपड़े कहाँ से लेने हैं इससे। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि अगर किसी को ब्रांड स्टार्ट करना है आज के डेट में, वो क्या चीज़ें होंगी जिसको उसको ध्यान में रखना है? ब्रांड स्टार्ट करने के लिए पहले आपको नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं राहुल कुमार सिंह, जो हमारे देवरिया से ही बिलोंग करते हैं लेकिन अभी रहते हैं ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा से ही करते हैं B2B ई कॉमर्स बिजनेस। इनके जो क्लाइंट्स हैं मिंत्रा, वर्जियो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स। तो आइए मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से और इन्हीं से जानते हैं कि एक्चुअल में क्या करते हैं। स्वागत है राहुल जी हमारे चैनल पर। नमस्ते सतीश जी, कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे पता चला कि आप देवरिया से हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैंने बोला भाई चलो ठीक है, आपके साथ भी एक एपिसोड करते हैं। और अभी मैंने ई कॉमर्स के ऊपर काफी सारे एपिसोड्स करे हैं, तो मेरी ऑडियंस के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। आप थोड़ा सा बताइए अपने काम के बारे में कि क्या करते हैं एक्चुअली में। सतीश जी, बेसिकली जो हम काम करते हैं, हमारा B2B है सारा बिजनेस। ब्रांड को जो भी सप्लाई चेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हम प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी तक उनको प्रोवाइड करते हैं। इसको डिज़ाइन टू डिलीवरी बेसिकली जो मॉडल होता है वो बोलते हैं। और ब्रांड्स को इसमें हम एंड टू एंड सर्विसेज देते हैं। अगर सपोज उनको कोई भी नया कलेक्शन लॉन्च करना हो तो वो अपना एक हमें मूड बोर्ड या हमें एक अपना आइडिया शेयर करते हैं कि हम इस तरीके से ये चीज़ें लॉन्च करनी है। तो उसके पूरे जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्टिंग से लेके और प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस तक पहुंचाने तक का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसर होते हैं। इसके अंदर सोर्सिंग से लेके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके, न्यू लॉन्च के शूट से लेके, और जो एंड प्रोडक्ट होता है फिनिशिंग एंड पैकिंग करके शूट उनके वगैरह end भी तक। आप लोग ही करवाते हैं? हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स का। और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट में हम अभी जो मेजर करते हैं वुमेंस वेयर करते हैं। वुमेंस हाँ। वेयर में काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि उनका बॉटम वेयर है, टॉप वेयर है, ड्रेसेस हैं, कॉर्ड सेट्स हैं, और किड्स वेयर भी हम करते हैं, मेंस में भी हम काम करते हैं। तो उसमें कैटेगरी डिफाइन है अलग अलग प्रोडक्ट्स की, तो वो हम उनको सप्लाई करते हैं और बेसिकली। जो डिजाइन होता है वो ब्रांड ही आपको देता है, जो हम क्लाइंट होता है वो म्यूचुअली देता है? डिसाइड करते हैं बेसिकली कि उनके अच्छा। भी कुछ मूड बोर्ड होते हैं और हमारी तरफ से कोई डिज़ाइन जाते हैं। तो उनकी डिज़ाइन टीम और मेरी डिज़ाइन टीम बैठ के डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, किस उनके कैटलॉग में फिट होगा। अभी कितना बिजनेस कर रहे हैं पर मंथ? पर मंथ अभी लास्ट ईयर हमने करीब 70-75 लाख क्रॉस किया था। एवरेज 50-60 लास्ट लाख मंथ कैसे जी, 70 लाख के 70 आसपास? लाख के आसपास किया था जी। ओके। और अभी पर मंथ ऑन एन एवरेज 50-55 लाख 60 लाख के आसपास और रहता है। कितने क्लाइंट्स हैं अभी? हमारे पास मेजरली 4 या 5 क्लाइंट हैं जिनका कंटिन्यूस काम कौन चलता कौन से रहता क्लाइंट्स के नाम है। अगर मेजरली बताएं? हम वर्चुअल के पार्टनर हैं, तो हम्म। उनके साथ काम कर रहे हैं। आउटसाइडर एक ब्रांड है, उनके लिए हम कर रहे हैं। मिंत्रा के हमारे पास 4 से 5 ब्रांड्स हैं, लाइक ऑल अबाउट यू है, हेयर एंड नाउ है, मोडा रैपिडो एक ब्रांड है। ये सब कर रहे हैं। लैंडमार्क के कुछ ब्रांड्स हैं, स्टाइली हो गया, जैसे कि हम कर रहे हैं। अच्छा। तो कंटिन्यू हमारे पास रेगुलर ऑर्डर चलते रहते हैं। कितने ऑर्डर्स हम डिलीवर करते हैं हम per month? फास्ट फैशन में एक्चुअली हमारे पास टारगेट ये होता है कि हमें फास्ट फैशन में 20 डेज़ में ऑर्डर डिलीवर करना होता है। हम्म। सो 20 डेज़ में हमें डिज़ाइन भी सिलेक्शन करना है, उसका प्रोक्योरमेंट भी करना है, सोर्सिंग भी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है और डिलीवरी भी करना है। अच्छा। सो ये बहुत फास्ट होता है। हाँ, तो कितने ऑर्डर्स करते हैं हम? समय राउंड जो हमारे मंथली एक्चुअली हमारा टारगेट 40-45,000 पीसेस का होता है, बट हम अभी 20-25,000 के आसपास रीच कर जाते हैं, अच्छा। जो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। और आपकी सोर्सिंग कहाँ से होती है? आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आते हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज की जो सोर्सिंग है। सपोज अगर हमें कॉटन करना है तो कॉटन हम साउथ से सोर्स करते हैं, कुछ दिल्ली की मार्केट से करते हैं। पॉलिस्टर अगर करना है तो हम सूरत से करते हैं। और जो भी उसके ट्रिम्स वगैरह होते हैं तो वो चाइना से हमारे आते हैं, हैं? और कुछ लोकल मार्केट से। तो ये एक्यूमुलेट करके हम अच्छा। प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद फिर हम आगे जो है प्रोसेस करते हैं उसको। और जैसे आपने इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड कैसे किया था? एक्चुअली मैं जब जॉब करता था, जब तो मैं काफ़ी सारे ई कॉमर्स में पहले जॉब कर चुका हूँ। लाइक मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में स्नैपडील.com से स्टार्ट किया था। स्नैपडील.com के बाद मैं स्टॉक बाय लव में गया। ये सारी फैशन कंपनीज़ हैं जो स्टार्टिंग में आई थी। और उसके बाद से कुछ और भी छोटे ब्रांड्स हैं, इनके साथ मैंने काफ़ी सारा काम किया। तो मुझे फ़ैशन इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र मिल चुका था। हालाँकि मैं फ़ैशन बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट मेरे पास जो पूरी टीम है सारी नेफ्ट, पल्स या इस तरीके के कॉलेज से पास आउट लोग हैं मेरे पास। तो
कुछ नेटवर्किंग पहले से थी, स्ट्रॉन्ग थी। जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा तो मैंने स्टार्टिंग में उन्हीं लोगों को रीच आउट किया कि मैं ये डिसाइड कर मतलब ऐसा मैंने सोचा ऐसा कुछ करने के लिए, जो प्रॉब्लम थी उनकी। तो हमने काफ़ी सारे लोगों को रीच आउट किया, तो धीरे-धीरे एक-एक करके हमने क्लाइंट जो है ऑनबोर्ड किस करना प्लेटफॉर्म के स्टार्ट थ्रू रीच आउट किया? किया डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे मतलब? एक्चुअली मेरे पास कॉन्टैक्ट्स थे पहले से। अच्छा, जॉब की वजह से। कुछ थे, हाँ, जॉब की वजह से कॉन्टैक्ट थे, बाकी कुछ लिंक्डइन पे आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, अगर हुँ, आप रीच आउट करना चाहें तो। ओके। और टीम कितनी बड़ी है आपकी? टीम में जो डिज़ाइन मेरी कोर टीम है उसके अंदर हम लोग 20-25 के आसपास हैं। और मैन्युफैक्चरिंग? डेवलपमेंट से मैन्युफैक्चरिंग में 50-55 लोग हैं जो ओके, मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस क्या आते रहेंगे आपके? जो मंथली एक्सपेंस है करीब-करीब 7 टू 8 लाख रुपीस के आसपास, समवेयर अराउंड इतनी सैलरी जाती है। तो आप इस फील्ड में कैसे आए थे? इस बिज़नेस में कैसे आए थे? इस बिज़नेस में मैं बाय डिफ़ॉल्ट आया था। हुँ। मैंने सोचा नहीं था ये करने के लिए, बट जैसे कि मैं पहले बीच में काफ़ी प्रॉब्लम में आ गया था, मैं ट्रेडिंग में चला गया था। तो ट्रेडिंग काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लग रहा था कि मतलब ट्रेडिंग जॉब के होती है। साथ-साथ आप ट्रेडिंग कर रहे थे? पहले मैं जॉब के साथ जॉब ट्रेडिंग में कर क्या रहा था। सैलरी थी? जॉब में मेरा 20 लाख का पैकेज था। कि आपने क्या किया था पढ़ाई? मैं बिज़नेस हेड था कंपनी में। तो तो पढ़ाई क्या किया था आपने? मैंने जनरल ग्रेजुएशन की हुई है अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैं जॉब में लगा तो ई-कॉमर्स ही हैंडल करता था मैं स्टार्टिंग से ही। तो ई-कॉमर्स हैंडल करते-करते वापस से जब मैं लास्ट जो मेरी जॉब थी वहाँ मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी, सब कुछ ठीक परफेक्ट चल रहा था एकदम। तो मुझे एकदम से ऐसे रील में ये सब देखते-देखते मैं एक दिन किसकी रील लगी थी? बस देख रहा था, उस टाइम पे कोविड के बाद काफ़ी खाली बैठे हुए किस थे। टाइम की बात है? ट्रेडिंग में कब आए थे आप? कोविड के बाद। कोविड के बाद आए तो मुझे एकदम से ऐसे क्लिक करने लगा यार, जो ये थोड़ा-सा कहते हैं ना कि जल्दी पैसा आने वाली जो लत होती है वो लगने लगी। तो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुआ, हालाँकि मुझे ट्रेडिंग आती नहीं थी तो ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में करते थे इंडियन आप? मार्केट में, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। तो मैं काफ़ी सारे ग्रुप्स को जॉइन कर लिया, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा, कुछ लोगों से मेरी काफ़ी जान-पहचान होने लगी। फिर मैं धीरे-धीरे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने लगा। स्टार्टिंग मैंने बहुत कम स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने करीब 20,000 40,000 के आसपास स्टार्ट किया था, तो मुझे रिटर्न आने लगा। तो मुझे लगा इससे ईज़ी तरीका नहीं है। तो जो ईज़ी मनी वाला जो होता है ना, वो एक माइंडसेट में बैठे है कि मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं यही काम कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। फिर मैंने एटलीस्ट करीब-करीब 3 से 4 महीने ट्रेडिंग प्रॉपर सीखी। हुँ, यूट्यूब के थ्रू, कुछ सीए मेरे दोस्त थे उनके थ्रू, बेसिक जो होता है ना बेसिक हुँ। इन्फॉर्मेशन लेना। फिर मैंने पूरा घर पे पूरा सेटअप लगा दिया। पूरा ट्रेडिंग का? पूरा ट्रेडिंग का मतलब वो 7 स्क्रीन लगा 7-8 दिया? स्क्रीन का पूरा सेटअप और प्रॉपर ट्रेडिंग करता था। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था बिकॉज़ मैं छोटी ट्रेडिंग करता था स्टार्टिंग में और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। इतना ही करता जितना मेरा पर डे का लगता था कि यार 7-8 हज़ार रुपए हो गया, ठीक है। फिर धीरे-धीरे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं इसमें ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। फिर मैंने उसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, रिलेशन में जो लोग थे, जो मुझे जानते थे, जिनको लगता था ये काम और ज़्यादा बड़े वे में किया जा सकता है, मैंने वो किया। स्टार्टिंग में मैंने करीब 20-25 लैक्स के आसपास पहुँच गया था मैं, स्टार्ट किया हमने और प्रॉफिट? नहीं, कैपिटल मैंने अरेंज कर ली मतलब और उधार लिया था आपने? हाँ, अपने पैसे और सब मिला के समझ 25 लैक्स करा और 20 लैक्स के हमने जब ट्रेडिंग चालू करी तो बहुत अच्छा चलने लगा सब कुछ। मतलब डेली का लाख रुपए आ रहा था। मेरे पास अगर आप बोले डेली का लाख रुपए, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसे आने लगा तो मुझे लगा कि यार जो मैं महीने में कमाता हूँ, मैं पर डे कर सकता हूँ। तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ गया फिर। वो 20 लाख से मैं कब 1 सीआर पे पहुँच गया मुझे भी नहीं पता चला। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था। हुँ। ये विदिन 2 मंथ के आसपास हो गया था और सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। बट वो कहते हैं ना जब एक बार झटका लगना स्टार्ट होता है, तो एक टर्म होता है जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता होगा, रिकवरी नाम का एक टर्म होता है। तो जैसे छोटा लॉस लगा, 10 लाख का लॉस लगा तो यार रिकवर तो कर ही लेंगे, जब हम इतना कर सकते हैं तो ये भी कर लेंगे हम। फिर हमने वो ट्राई किया, वो 10 लाख के चक्कर में 40 लाख अंदर चलेगा। फिर जब 40 लाख पहुँचे तो लगा यार अभी तो कैपिटल बची है, फिर और करते हैं। फिर हमने और पैसा अरेंज करा, फिर और डाल के कैपिटल को और बूस्ट करने के लिए करा। वो लॉस कब 1.3 सीआर पे चला गया मुझे भी नहीं पता चला। तो पैसा कहाँ से ला रहे थे आप? पैसा जो पैसा जो हमारे पास कैपिटल थी उसी से हमने बनाया था पैसा। अच्छा। अच्छा पैसा बनाया था। नहीं, जो 1.3 का लॉस हुआ था, वो लॉस जो वो जो 1.3 का 1.3 पे कैपिटल। जब मैं पहुँचा था, हाँ, उसमें मेरी कैपिटल खुद की 40-45 लाख से ज़्यादा की ओके। नहीं थी। वो और हमने बाकी पैसा प्रॉफिट्स बनाया जो था, थे। हाँ, प्रॉफ़िट बना के हम रीइन्वेस्ट करते थे। ठीक है, तो हमने 3-4 अकाउंट बना लिए थे अलग-अलग उस पे समझ गया। प्लेटफ़ॉर्म पे और एक साथ ट्रेडिंग करते थे। तो जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मार्केट जाने क्या हुई थी, कुछ तो ग्लिच था, कुछ ऐसा हुआ। तो एकदम से एक झटका जो लगा वो करीब 30-35 लाख का लगा। तो हमें लगा कि नहीं भई अब ठीक है बैलेंस हम कर लेंगे। 1 हफ्ते बाद वो उतना फिर से लॉस हो गया 30-35 लैक्स और ये बहुत धीरे-धीरे हो रहा था मतलब आप उस दलदल में फँस रहे थे धीरे-धीरे।
वो धीरे-धीरे कब ज़ीरो हो गया वो पता नहीं चला। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद से फिर हमें लगा कि नहीं, मतलब ये इतना होने के बाद मैंने दोबारा ट्राई किया। ऐसा नहीं कि ये होने के बाद मैंने छोड़ दिया, ये होने के बाद मैंने दोबारा ट्राई किया। तो छोटी कैपिटल से स्टार्ट किया। छोटी कैपिटल मतलब 5-7 लाख रुपए इतना अरेंज हो सकता था, उतना हमने अरेंज करा और किया, तो वो भी ज़ीरो हो गया। ये ज़ीरो होते-होते मुझे पता नहीं चला मैं खुद कब ज़ीरो आ गया। आप समझो, मैंने मेरे पास जितनी ज्वेलरी थी, मेरी वाइफ़ की थी, सब सब कुछ सेल कर दी। हुँ। और प्रॉपर एकदम, मतलब कि उस पैसे को रिकवर करने के लिए जो एक प्रेशर बिल्ड होता है ना कि ये हमें पैसा वापस चाहिए, और एक वो इंसल्ट का कि यार लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता चल जाएगा तो मैं इसको पहले जल्दी से ठीक कर लेता हूँ। ये सब करने में 3 महीने लग गए, बट 3 महीने तक काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। तो पता नहीं चला कि इतना ज़्यादा मैं इसमें ठीक इन्वॉल्व, कैसे कर रहे थे आप? ठीक हो नहीं रहा था। क्या कर इसीलिए रहे थे मुझे, आप? मैं बार-बार पैसा अरेंज करके उसमें इन्वेस्ट करता, वो जो हमारा नंबर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हुँ। जब इतना हो गया कि अब ऐसे लग, पैसा अरेंज करने का मतलब आप किसी से उधार हाँ, लेते थे? बिल्कुल, जैसे लोन ले लेना, छोटे-मोटे ये अच्छा। करना, वो करना, इस तरीके से बहुत सारा और जितना मैं आप हाथ पैर बहुत चला ट्रैप में सकता फँसते जा रहे था थे। और फँसते जा रहा था। और हालाँकि स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक इसलिए था कि मैं बहुत तरीके से ट्रेडिंग कर रहा था। बाद में वो एक होता है ना कि नहीं, एकदम से पैसा बनाने वाली जो क्विक मनी वाला एकदम से क्लिक होता है कि कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में इसलिए ठीक था कि कम पैसा बनता था और बहुत प्रिसाइज़ तरीके से करते थे। बाद में हम बहुत फ़ास्ट उस मोमेंटम पे आ गए थे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगी और एंड में, मतलब जो मेरा लास्ट था 1.3 के आस-पास टोटल जो लॉस मेरा हो गया। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हुँ। मैं एक बहुत अच्छे घर में रहता था, बहुत अच्छी गाड़ी थी, मैंने गाड़ी बेच आपने दी। घर लिया हुआ था। सब कुछ प्रॉपर तरीके से था, सब कुछ गाड़ी कौन-सी थी? सेल कर दिया, होंडा सिटी। अच्छा। तो सब कुछ इधर-उधर करके मैंने एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गया विद फैमिली। बेच दिया आपने घर? हाँ, हाँ, सब कुछ बेच दिया। घर और कितने का था? उस टाइम पे करीब हमने 33 या 34 लैक्स में बेचा था उसे। कि 2 बीएचके था? हाँ, फिर तो लॉस में बेचा आपने? हाँ, लॉस में बेचा, मेरा 5 लाख रुपए लॉस लगा, 5-7 लाख रुपए नीचे में बेचा, क्योंकि इंस्टेंट कोई लेता नहीं है ना, अगर आप किसी को दो तो वो फिर हाँ, अपने जब टर्म एंड आपको कंडीशन पे अगर लेते आप हैं। खुद सेल करने जा रहे हो तो हाँ, तो वो अपने रेट पे ही लेते हैं वो तो उसने ले लिया, यही बहुत बड़ी बात है। उसने ले लिया वापस से, फिर गाड़ी भी तो चली रेंट के घर गई, में आप शिफ्ट हुए? वापस से रेंट के घर में आए, 1 बीएचके जो होता है, 1 बीएचके भी नहीं था, 1 आरके कह लो आप, एक छोटा-सा जो एलआईजी हुँ। वाले होते हैं, क्योंकि नोएडा में ऑलरेडी रेंट हाउस भी बहुत महँगे हैं, रेंट पे अगर आप रहने जाते हो तो। मुझे बस सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए था कि मैं ये महीना निकाल दूँ कैसे भी। महीने आने को मुझे ऐसा लगता था अगले महीने सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, मैं और ज़्यादा चीज़ें चीज़ आप खराब कर रहा ट्रेडिंग से ही करना चाहते थे? था। एक्चुअली दिमाग काम नहीं कर रहा था, हाँ। इतना प्रेशर में था। मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया था। रिज़ाइन दिए हुए मुझे एटलीस्ट 7-8 मंथ हो गए थे। तो जॉब में था तो एक फ़िक्स पैसे आते थे तो ठीक था। बट अभी जॉब भी नहीं थी और ये कैपिटल भी लॉस हो चुकी थी। प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका था कि लोगों के इतने पैसे थे और खुद का पैसा तो चला ही गया था जितना था। फिर एक कॉल भी आता तो मैं डर जाता था। मतलब कॉल आती थी, मैं मतलब काँपने लगता था, यार अब क्या जवाब दूँगा? कि वापस माँग ना हाँ, ले मतलब पैसे? माँगेगा तो कैसे दूँगा? मैं इसको बताऊँगा कैसे? मतलब एक होता है ना कि आपको फ़ील होने लगता है कि यार मैं इसको बोलूँ क्या? वो प्रेशर बिल्ड होने लगा, वो मैं हर कॉल पे डरता था। समझो मेरा कॉल बज जाए तो मैं डर जाता था। हालाँकि जॉब मैं करना नहीं चाहता था, जॉब से मेरे को फ्रीडम चाहिए थी कि मैं फ्रीडम के साथ काम करूँ। मुझे ऐसा लगता था मुझे सब कुछ आता है, मैं कर ट्रेडिंग लूँगा। ऐसे ही ग्लैमराइज़्ड है कि हाँ, ट्रेडिंग फ्रीडम? इतना फ़ैसिनेटिंग है कि आप देखोगे लोगों के पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े घर हैं, इतना पैसा बन रहा है, ये सब कुछ। स्टार्टिंग में ठीक लगता है, लेकिन आप जब ट्रैप में फँसते चले जाते हो, तो समझ में आता है। मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरी तरह कम से कम मुझे कितने लोगों ने मैसेजेस किए कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो मैं उस पेन को समझ पा रहा था, इनके साथ फ़ील क्या हो रहा होगा। तो जब आपके पास नेक्स्ट डे के भी पैसे ना हो ना कि कल खाना क्या है, उसके भी पैसे ना हो, तब समझ में आता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, तब रियलाइज़ ऐसा हुआ। सिचुएशन आ गया? हाँ, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन आ गई थी। तो अब उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं अपने यहाँ से गाड़ी तो थी नहीं, तब काम मुझे आता था अपना, जो मैं करता हूँ काम। तो गुड़गाँव में एक कंपनी है, उनसे मैंने बात करी कि मैं आपकी ब्रांड की कंसल्टिंग करता हूँ, आप मुझे डेली पैसे दे दो कि मुझे महीने में पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, हम डेली आपको 1000 रुपीज़ दे देंगे। तो उस टाइम सैलरी की बात ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उतनी सैलरी कोई देने के लिए एग्री नहीं कर रहा था। तो मैं घर से वहाँ से अपने जहाँ पे रहता था, वहाँ से ब्ला-ब्ला करके आता था गुड़गाँव। यहाँ पे उनके दिन भर उनके काम करता था, शाम को वही 1000 रुपए लेता था, इसमें 300-400 रुपए तो ट्रैवलिंग में खर्च हो जाते थे, 500-600 बचते थे। उसमें मैं अपना सर्वाइवल करता था। मेरी फैमिली, मतलब मेरी वाइफ़ थी, बेटी थी, उनको मैंने घर भेज दिया था। जिस घर में मैं रहता था उसका रेंट इकट्ठा कर रहा था मैं बेसिकली, हुँ। जहाँ रहता था। वो किसी तरह मैंने 3-4 महीने निकाले बहुत बुरी सिचुएशन में, और मैं डेली यही सोचता था कि मैं ऐसा करूँ क्या जो ये सब कुछ ठीक हो जाए।
और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। जब इतना कुछ हो जाए तो कुछ काम नहीं करता, फिर आपको खुद पे डाउट होने लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया और ये फेल हो गया। फिर जब ये सब चीज़ें होने लगी तो फिर लगा कि यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब नहीं कुछ करने से अच्छा, ऐसे सिचुएशन में तो कोई हेल्प भी नहीं करने वाला है, किसी को बताओ तो भी हेल्प नहीं होने वाली। फिर कोई दिमाग में आइडिया भी आता था, किसी से बात करता था तो वो सामने वाला डाउट में आ जाता था, यार इसने अभी इतना बड़ा लॉस किया है, इसके साथ फिर काम करेंगे फिर लॉस हो जाएगा। ये सब चीज़ें चलती रही 4 से 6 महीने के आसपास चली और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि मतलब आप समझो कि मैं किसी को फेस नहीं कर पाता था। कोई अगर मुझे कॉल कर दे, ढंग से बुला ले मीटिंग के लिए, मैं मीटिंग में बैठा हूँ तो सामने वालों को समझ में आ जाता है इसका कोई प्रॉब्लम चल रही है। और मार्केट में लोगों को नहीं पता था कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम, उनको लग रहा था बढ़िया है तो सेटल है, जैसे चल रहा है सही चल रहा होगा इनका। वो सारी सिचुएशन आई। फिर धीरे-धीरे खुद पे काम करना चालू किया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, जो मुझे आता है वही करना पड़ेगा। फिर मैंने लोगों से बात करनी स्टार्ट करी कॉल पे। बात करनी स्टार्ट करी कि मुझे ऐसे-ऐसे स्टार्ट करना है, मुझे लगता है ये सप्लाई चेन में अगर हम बिठाएँगे तो हम काम कर सकते हैं। बट उस काम को करने के लिए भी पैसा चाहिए। ये फैशन इंडस्ट्री वाला। फैशन का ये काम को करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। फिर मैंने ऐसे करीब 15 से 20 कंपनियों को अप्रोच किया। उसमें से एक कंपनी ने बोला कि ठीक है, हम काम करने के लिए रेडी हैं। मैं उस कंपनी के पास गया, उनसे मैंने बोला कि ये मेरे पास ऑर्डर्स हैं, क्योंकि मैंने बायर से बात कर ली, जो हमारे बायर जो क्लाइंट हैं उनसे मेरी बात हो चुकी थी, जहाँ से सोर्सिंग कर। जहाँ से मेरे को ऑर्डर लेने थे, उनसे मेरी बात हो चुकी थी। उन्होंने मुझे पहला ऑर्डर 10-11 लाख रुपए का दे दिया था, बट मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं थी। उन्होंने ऑर्डर दे दिया था, तो फंड। कुछ भी नहीं था मेरे पास। उनसे मैंने कैसे? ऑर्डर ले लिया था। अच्छा। ऑर्डर तो डायरेक्ट पीओ आते हैं, वो आपको मेल पे डाल देते हैं कि हमारा ऑर्डर करना है। इधर मैंने कंपनी से, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कंपनी से बात करूँगा, कोई ना कोई तो हाँ बोल ही देगा। तो 15-20 कंपनी में एक ने हाँ बोल दिया कि मैं कर लूँगा। मैं उनके पास गया, फिर मैंने उनसे बोला कि देखो मेरे पास ऑफ़िस तो है नहीं, मुझे आपको ऑफ़िस देना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं ही फेस हूँ ब्रांड का, जिसके लिए काम करना चाह रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने अपने ऑफ़िस में मुझे पूरा प्रॉपर स्पेस दिया और मैं वहाँ बैठा। ब्रांड के लोग आते थे, मुझसे मिलते थे, और वो उस ब्रांड का जितना भी जो हम काम कर रहे थे, वो जो भी इन्वेस्टमेंट था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो उस कंपनी ने किया। क्योंकि उनका भी कुछ मार्जिन था, कुछ मेरा भी मार्जिन था। मुझे लगा ये ऑर्डर कर लेंगे तो कुछ इतना पैसा आ जाएगा कि मेरे 4-6 महीने तो निकल ही जाएँगे आराम से। तो पहला ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट किया, वो ऑर्डर समझो आप ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने ये नहीं किया अगर बेटर, तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैंने पूरी जी-जान लगा दी उस ऑर्डर को करने के लिए, और मैंने बहुत ही टाइम से ऑर्डर निकाल दिया। अब ब्रांड को भी ट्रस्ट आ गया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने सेकंड ऑर्डर दे दिया। ये रोल आउट मेरा 1 साल तक हुआ प्रॉपर वे में। पहले कौन सा उन्होंने ब्रांड था वो? पहले मिंत्रा का एक ब्रांड था। मिंत्रा का एक ब्रांड था, पहले ऑल अबाउट यू के नाम से था, केमिस्ट्री के नाम से ब्रांड आता था, बाद में चेंज होके ग्लिचेस हो गया था। अच्छा। तो ग्लिचेस का ऑर्डर था, वो मेरे टाइम पे ही वो कन्वर्ट हुआ था ब्रांड का नाम। तो उनका हमने ऑर्डर किया और करीब 1.2 या 1.3 सीआर का काम किया उनके साथ, कितने टाइम में? विदिन 4 और 5 मंथ। अच्छा, और इसमें आप क्या मार्जिन लेके चलते थे अपने लिए? मैं कंपनी से 15% कर लेता था मार्जिन। 15%? इतना मार्जिन होता है इसमें? B2B में भी? और अभी जो आप नंबर्स कर रहे हैं इसमें क्या प्रॉफिट? ऐसे मार्जिन देखा जाए तो अगर ग्रॉस मार्जिन तो 35-40% के आसपास होता है। हाँ, इतना होता है, कोई बताता नहीं है, इतना होता है। वो सारी इसके लिए आप सोर्सिंग कितनी सस्ती करते हो। और जब ये सब एक्सपेंसेस 2 टैक्स तरीके के वगैरह अगर मार्जिन हटा दे होते हैं। तो? अगर आप मार्जिन ब्रांड टू ब्रांड अगर आप उनको आपको उनको शो करना है, तो आप उनको शो तो 15 से 20% ही करोगे। ज़्यादा पैसा आप बचाते हो सोर्सिंग में, जो आप पैसा बचाते हो। कोई फैब्रिक अगर सपोज़ ₹110 का, आप 90 रुपीज़ में सोर्स कर लो, ₹20 पर मीटर बच जाएँगे। वो अगर आप टेंटेटिव लेंगे टोटल रेवेन्यू में, तो आपका 35% प्लस जाता है। तो उनसे मेरी उस कंपनी से डील थी, वो मैं 15% में उनसे लेता था, और 15% सफिशिएंट था, मतलब मेरे काम करने के समय एक जॉब से बेटर था मेरे लिए। तो जब मैंने वो काम स्टार्ट करना शुरू किया, तो सब कुछ बेटर चल रहा था, तो मेरे पास क्लाइंट बेस बढ़ने लगे। मेरे जो ब्रांड थे वो बढ़ने लगे। फिर मैंने सोचा कि यार अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो, क्योंकि सारा मेरी फेस वैल्यू पे चल रहा है, मुझे कुछ अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से करना पड़ेगा। अब उसको करने के लिए भी आपको बहुत सिस्टम सारा बनाने चाहिए। पड़ेंगे हाँ, ऐसे। उसको करने के लिए मेरे को पूरी टीम चाहिए, डिज़ाइन टीम चाहिए, कोर टीम चाहिए, प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए पूरी टीम चाहिए। तो फिर मैंने एक ऑफ़िस लिया। ऑफ़िस मैंने ले लिया, बट इतना पैसा नहीं था कि उसको मैं बना सकूँ, उस ऑफ़िस में काम करा सकूँ या कुछ भी करा सकूँ। सिर्फ़ ऑफ़िस लेने से नहीं होता, आपको पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। ऑफ़िस मैंने ले लिया। उसको 6 से 7 महीने मुझे लगे सिर्फ़ उसमें काम, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल करने में। तो हर महीने मेरा पैसे आते थे, हर महीने कुछ काम कराता था। फिर नेक्स्ट मंथ पैसे आते थे, ऐसे करते-करते दिवाली के आस-पास मेरा पूरा वो ऑफ़िस का रेडी हो गया। सेटअप पूरा रेडी हुआ। और इसी ड्यूरिंग जो ये पीरियड था, इसमें मेरे पास कुछ पैसे भी आने स्टार्ट हो गए थे अच्छे खासे। तो फिर मैंने जो ऑर्डर मैं कंपनी के साथ करता था, वो इंडिपेंडेंट करने लगा मैं सारे। जो पहले ऑर्डर मैं डाइल्यूट कर देता था फैक्ट्रीज़ में, वो सारा फिर मैं खुद से ही करने लगा।
फिर हमारे पास अच्छे-अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं, फिर हमने स्टार्ट किया अच्छा और हमारा रेवेन्यू भी ठीक-ठाक हो गया, टीम भी बिल्ड होने लगी। पहले मैं अकेला काम करता था, आज मेरे पास इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हम हर दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ नया डेवलपमेंट करते रहते हैं, टीम में ऐड ऑन करते रहते हैं लोगों को और धीरे-धीरे स्केल कर रहे हैं और हमें अभी जहाँ पहुँचना अभी जिस हिसाब से क्लाइंट बेस है और जो हमारी मार्केट है, उसमें अभी बहुत गैप बाकी है और बहुत ज़्यादा आप समझो कि जो नंबर जो बिज़नेस में नंबर है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर दिन एक नया ब्रांड लॉन्च होता है। अगर आप बैंगलोर बेस्ड हमारे ब्रांड हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट पर मंथ हम रिक्वायरमेंट निकालें, पर मंथ 2 से 3 नए ब्रांड मार्केट में आते हैं, लाइव जाते हैं, बट उनके पास जो सोर्सिंग का सिस्टम है वो नहीं होता है। ब्रांड के पास पैसा होता है, उनके पास टीम भी होती है, बट वहाँ पे जो टीम काम करती है वो बहुत ही टेक ड्रिवन होते हैं। वो लोग लैपटॉप खोलते हैं और अपना काम करते हैं। बट गारमेंट इंडस्ट्री ऐसी है, वहाँ प्रैक्टिकल काम ज़्यादा होता है। वो काम बैंगलोर में थोड़ा-सा मुश्किल है करना और जो हमारी मार्केट है, दिल्ली एनसीआर की मार्केट है, ये वुमेन्स वेयर की ही मार्केट है पूरी। अगर आपको वुमेन्स में कोई भी आप एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी ब्रांड अगर आप जानते हैं, चाहे वो इंडिया का हो या बाहर का, वो यहीं बनता है। पूरा इकोसिस्टम एनसीआर में ही है और वो ऐसे ही अगर आप विंटर वेयर में जाएँगे तो लुधियाना और ये सब जो जगह है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है। तो स्कोप तो बहुत है, बस काम करने वाला होना चाहिए कि किस तरीके से आप उसको एग्ज़ीक्यूट कितना टाइम हो गया आपको ये पूरा सेटअप करके? हमें ये सेकंड ईयर है अभी। अभी दूसरा साल है? हाँ, दूसरा साल है। तो आपने 2020-21 में कोविड में ट्रेडिंग वाला सीन हुआ था, फिर उसके बाद 2 आपने साल 1.5 साल तो स्ट्रगल लगने चला चाहिए, था। 1 साल मैं कोविड स्टार्ट से आपने 24 में करा था? हाँ, 24 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था सारा। 24 में मैंने पूरा स्टार्ट किया था, 26 चल रहा है अभी। तो अभी आपके जो मेजर क्लाइंट्स 4-5 जो 4-5 मेजर ब्रांड एक्चुअली हमारे साथ है क्या कि अभी जो इंडियन मार्केट है, पहले जो टाइम था 4 से 5 साल पहले, वहाँ पे क्या होता था कि सीज़नल कपड़े बनते थे। जैसे कि अगर गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों के कपड़े पहले बन जाएँगे, सर्दियों के कपड़े पहले बन जाएँगे, इस तरीके से सीज़नल ऑर्डर आते थे और वॉल्यूमेट्रिक बिज़नेस होता है, उसमें टाइम फ्रेम मिलता था आपको कि आपको 3 टू 4 मंथ मिल रहे हैं, आप एक कोई भी ऑर्डर लेते हैं, आप एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आपके पास 120 टू 150 डेज़ हैं। अभी मार्केट कैसी हो गई है, जब से क्विक कॉमर्स आया है, जितने भी ब्लिंकिट हो गए या छोटे ज़ेप्टो हो गए, तो गारमेंट इंडस्ट्री में भी क्या हो गया, सब कुछ बहुत क्विक फास्ट फैशन हो गया है बिल्कुल ही। अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो इंस्टेंट चाहिए, आप कुछ भी लाइव जा रहे हो, अगर आपको एक कलेक्शन लॉन्च करना है, विदिन 10 डेज़ आपको लॉन्च कर देना है। अब 10 डेज़ में आप समझो कि हमें उसका प्री प्रोडक्शन पूरी एक्टिविटी करनी पड़ती है। हमें सोर्सिंग डिज़ाइन सिलेक्शन करना पड़ता है, सोर्सिंग करनी पड़ती है, फिर हमारे जो प्री प्रोडक्शन हमारी टीम एक है, जो पूरा कैड का सिस्टम होता है, उसमें वो बनती है सारी और हमें लाइव भी जाना होता है, शूट भी कराना होता है। ये 10 डेज़ का टाइम फ्रेम होता है। शूट के लिए आउटसोर्स करते हैं या खुद नहीं, की टीम? जनरली अभी ब्रांड तो खुद ही करते हैं। हम उनको दे देते हैं, उनका जहाँ पे शूट हो रहा होता है बिकॉज़ वो लोग आउटसोर्स कर लेते हैं, इन हाउस नहीं करते कोई भी। ओके। एक बार प्रोसेस बताएँगे कि जो आपका काम है, हाँ, सोर्सिंग से लेके डिलीवरी तक का, डिज़ाइन टू डिलीवरी जिसको आप बोल रहे हैं, जी। इसको थोड़ा सपोज़ मैं समझाइए। आपको रिसेंट एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक अभी हॉलीवुड की मूवी आई थी डेविल्स वेयर पराडा 2। अच्छा। तो वो मूवी हॉलीवुड की जब आई तो इंडिया में जो हम जिस ब्रांड के साथ करते हैं वर्च्यू.com, उन्होंने उनके राइट्स लिए पूरे इंडिया में वो कपड़े बेचने के लिए। राइट्स लेने के साथ और जो उनका मूवी का लॉन्च था उसमें 8 या 9 डेज़ का ही टाइम बचा था बस। तो उनकी टीम ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला कि हमें ये डेविल्स वेयर पराडा का पूरा कलेक्शन लॉन्च करना है। तो उनकी टीम हमारे पास आई, हमारी टीम और उनकी टीम कोलैब करके यहाँ बैठ के सारे डिज़ाइन बनाए उन्होंने पूरे और वो पूरा एग्ज़ीक्यूशन जो था उस पूरे गारमेंट का फैब्रिक से लेके ट्रिम से लेके धागे तक का आप समझो उतने डीप जाके काम किया और डे नाइट काम किया हमने पूरा और पूरा 8 या 9 डेज़ में हमने पूरा वो कलेक्शन रेडी कर दिया। कलेक्शन मैं आपको वेबसाइट पे दिखा दूँगा, आप देखिएगा और 9 डेज़ में हमने शूट के लिए भेज दिया था पूरा और पूरा कलेक्शन वो हमारा लॉन्च हो गया। उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, जितने भी डिज़ाइन उनको लॉन्च करने होते हैं, तो वो हमें एक मूड बोर्ड देते हैं या उसका रेफ़रेंस देते हैं, हमें इस तरीके से बनाना है और हमारी टीम उस पे पूरा काम करती है। और काम करने के बाद हम पहले सबसे पहला स्टेप होता है सोर्सिंग का कि कपड़े कहाँ से लेने हैं इससे, जो मिलते-जुलते उससे कपड़े रेफ़रेंस से आपके हैं। उसमें ट्रिम जो यूज़ हो रही है वो कहाँ मिलेगी, जनरली दिल्ली में मिल जाते हैं, नहीं मिलते तो चाइना से इम्पोर्ट करानी पड़ती है। वो सारा सोर्सिंग करने के बाद फिर हम उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, उसका जो पूरा जो पैटर्न मेकिंग का सिस्टम होता है, हमने पूरा ऑटोमेशन कर रखा है, सब कैड बेस होता है। हम सारा कैड पे बनाते हैं और बनाने के बाद सारा जो सैंपलिंग का जो प्रोसेस होता है, सैंपल को रेडी करते हैं पूरा और बनाने के बाद फिर वो फर्स्ट लाइव जाता है, वो शूट होने के बाद और उसके बाद से शूट अभी जो मॉडल चलता है, एनटीओ मॉडल चलता है, शूट होने के बाद जो भी उस पे ट्रैफ़िक आता है, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोडक्शन स्टार्ट होके हम पूरा शिपमेंट पैक करके वेयरहाउस में उनके भेज देते हैं
वहाँ से वो लोग अपना कस्टमर जो भी उनका B2C चलता है वैसे बेचते हैं वो। अभी जैसे आप बड़े-बड़े ब्रांड्स के लिए कर रहे हो, जो वीडियो देख रहे हैं लोग, अगर उनको रिटेल ब्रांड स्टार्ट करना हो अपना खुद का, तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे कर सकते तो हैं? हमारे साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आप किसी के भी पास जाएँगे जो डिज़ाइन टू डिलीवरी करते हैं, उनका एक एमओक्यू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है कि वो 200-300 पीस करते हैं। हमारे साथ हमने क्या किया, पर डिज़ाइन? बिकॉज़ पर डिज़ाइन, पर कलर, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा, कलर भी? इन्वेस्टमेंट, हाँ, पर कलर 200 पीसेस होता है, बिकॉज़ प्रोडक्शन फ्रेंडली वही होता है। अगर टेक्निकल टर्म में जाएँ तो प्रोडक्शन फ्रेंडली होता है। आप इतने एटलीस्ट इतने पीस बनाओगे तो आपको जी। एक एवरेज रेट में आएगा वो। हमने अभी क्या है कि हमने क्या करा है कि पूरा ज़ीरो एमओक्यू कर दिया है। अगर किसी को भी ब्रांड लॉन्च करना है, उसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि उसको इतनी विड्थ में ब्रांड लॉन्च करना, तो हमने ज़ीरो एमओक्यू में कर दिया है। उनका अगर एक पीस भी बनाना हुआ, हालाँकि अभी तक कोई आया नहीं जिसको एक पीस बनाना हो, एटलीस्ट एक साइज़ सेट बनता है पूरा, 12 पीसेस का होता है, जो हर साइज़ेज़ के एक-एक सेट होते हैं। तो उतना भी वो अगर करता है तो हम उसको भी लॉन्च कर देते हैं। अच्छा। जी। तो ये हमारे साथ बेनिफिट है। तो ब्रांड को भी ये फ़ायदा है, ब्रांड भी हमारे साथ ऐसा करता है। ब्रांड को भी अगर कोई कलेक्शन लॉन्च करना है, उनको 100 सेल नए लॉन्च करना है, तो 100 हम एक-एक ही बना के उनको देते हैं। ये तो शॉर्ट में आपने बता दिया। अगर मैं प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को ब्रांड स्टार्ट करना है आज के डेट में, वो क्या चीज़ें होंगी जिसको उसको ध्यान में रखना है? ब्रांड स्टार्ट करने के लिए पहले आपको कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज़ गारमेंट में बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। वुमेन्स मैंने बोल दिया, बट वुमेन्स में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लाइक वुमेन्स में वेस्टर्न वेयर अलग है, एथनिक वेयर अलग है, इंडो वेस्टर्न अलग है, इस तरीके का, और इसमें भी स्पोर्ट्स वेयर अलग है। तो आपको कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी पकड़नी पड़ेगी। आप एग्ज़ाम्पल के लिए सारे, किड्स वियर लेते हैं अगर। सपोज़ किड्स वेयर आप लेते हैं, किड्स वेयर में भी जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनका एक अलग कलेक्शन होता है, और जो थोड़े एवरेज थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, लाइक 3 टू 4 ईयर से बड़े बच्चे हैं, उनका जी। कलेक्शन अलग बनता हाँ। है, उनके गारमेंट अलग तरीके से बनते हैं। तो आपको बेसिकली स्टार्टिंग में तो कोई भी एक कैटेगरी को कैटर करना पड़ेगा। आप कोई भी एक कैटेगरी पकड़िए और उसके अंदर आप स्टाइल जो है सिलेक्शन करिए। हमारी टीम पूरा सिलेक्शन करने में पूरी हेल्प करेगी उनका, जो उनको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कितनी कैटेगरी करनी है, किस विड्थ में करना है, वो सारी हम हेल्प करेंगे और उसका पूरा कलेक्शन रेडी करेंगे। और रेडी करने के बाद हम उनको पूरा जो एक शिपमेंट पैक होता है वो हम उनको करके दे देंगे। बाकी प्रोसेस उनका जो ई-कॉमर्स का प्रोसेस है, जो जनरल प्रोसेस है कि आप किसी भी ई-कॉमर्स पे जाके अपने प्रोडक्ट को लाइव करके आगे ड्रॉप सेल शिप कर भी सकते करते हैं हैं। आप लोग? नहीं, ड्रॉप शिपिंग नहीं करते। मतलब आप उनको दे दोगे, अब वो अपना शिपिंग वगैरह देखें? हाँ, बिकॉज़ एंड जो बी2सी वाला मॉडल है वो उनको खुद हैंडल करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है, उनका जो भी कलेक्शन बनाने से लेके और रेडी करने, तो वो हमारा काम है। फाइनल प्रोडक्ट आप वो उनको हम उनको हैंडओवर दे कर देंगे। दोगे, बाकी वो बिल्कुल, देख के बिल्कुल, आगे का। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है, एग्ज़ाम्पल जैसे किड्स वियर हमने पकड़ा था, तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जा सकता है? एटलीस्ट 4 टू 5 लाख तो चाहिए। 4 से 5 लाख हाँ, में? एटलीस्ट मिनिमम। बिकॉज़ गारमेंट इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या होता है कि आप बहुत छोटी-सी क्वांटिटी से भी स्टार्ट करते हैं। ल सपोज़ अगर आपने 1000 पीसेज़ से भी स्टार्ट किया, 1000 में आपके एटलीस्ट 50 ऑप्शन्स बनेंगे, 50 एसक्यू आप बोल लो, और बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी से अगर आप करते हो, उसका इंटू आप 4 टू 500 भी करोगे तो 4 से 5 लाख रुपए तो सिर्फ़ इन्वेंटरी और हो। जो जैसे आप बता रहे हो, पिक्चर्स वगैरह भी आप क्लिक करवाओगे या फिर? फ़ोटोशूट के लिए आउटसोर्स हम करते हैं। अच्छा, तो हाँ, उसके अलग चार्जेस वो होंगे? अलग चार्जेज़ होते हैं। वो एक्चुअली वेबसाइट, हर वेबसाइट का अलग अपना सिस्टम बना हुआ है कि हुँ। किस वेबसाइट पे किस तरीके के फ़ोटोशूट होता है। मिंत्रा का अलग है, अमेज़न का अलग है, फ्लिपकार्ट का अलग है। तो उनके एक प्रॉपर उनकी एक एसओपी होती है। तो जो शूट करते हैं थर्ड पार्टी वाले लोग, उनके पास वो एसओपी होती है, वो उस हिसाब से उनको फ़ाइल बना के देते हैं। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में कहा जाता है कि रिटर्न्स बहुत आते हैं रिटेल में, जी। तो इससे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा, हमें हमें उससे कोई है ना? फ़र्क नहीं पड़ता इसको क्योंकि आप हम कैसे देखते हो? मतलब रिटेल कोई स्टार्ट कर रहा है। रिटेल कोई स्टार्ट कर रहा है तो अभी जितने भी, अगर आप भी ऑनलाइन कुछ मँगाते हैं, आपने नोटिस किया होगा उसमें एक सील लग के आती है, हाँ। व्हाइट कलर की। जी, जी। बेसिकली वो रिटर्न को कंट्रोल करने के लिए है। तो अगर सील लगी होगी तब तक आप प्रोडक्ट को पहन नहीं पाएँगे। पहनकर नॉर्मल मतलब कहीं पे जा नहीं सकते, वो इतनी बड़ी सील होती है। और अगर कोई जेन्युइन कस्टमर है और उसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो रिटर्न करेगा। और जो फेक रिटर्न्स का प्रॉब्लम आता है ई-कॉमर्स में, बेसिकली फेक रिटर्न्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट हो जाता है। अगर उसने ऑर्डर किया है और वो पहन तो पाएगा नहीं उसको, वो सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है, तो रिटर्न करके दूसरा मँगाए या तो पैसे अपने वापस ले ले। तो आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है। पहले होता था कि प्रोडक्ट मँगाते थे लोग, यूज़ करते थे और कुछ भी उसकी जगह उन्होंने ब्लैक शर्ट मँगाई और कुछ भी अपने घर के कपड़े भेज दिए रिटर्न, और एक्सेप्ट हो जाता था। ई-कॉमर्स बेसिकली, ई-कॉमर्स की पूरी जो भी कंपनी है, वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, ज़ीरो आस्क रिटर्न पॉलिसी होती है वहाँ पे। वो ये तक भी नहीं पूछते कस्टमर से कि आप रिटर्न क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ बी2सी है उनका, अब उनको चलाना है उनको भाई। चलाना है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि उसमें एक व्हाइट कलर की सील लग के आती है, वो सील इतनी बड़ी होती है कि वो कोई पहन नहीं सकता उसको।
हाँ, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई साइज़ इश्यू है या लग रहा है कि जेन्युइनली आपका क्वालिटी इश्यू है, तो रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और गारमेंट में 20-25% तो स्टैंडर्ड रिटर्न है। ओके, ग्रेट राहुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते रहते हैं। तो राहुल जी, जाते-जाते अगर मैं चाहूँगा आपकी तरफ से कोई 3 टिप्स, लाइफ से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है मेरी ऑडियंस के लिए। लाइफ से रिलेटेड तो ये है कि कभी क्विक मनी के चक्कर में ना पड़ें बिल्कुल, क्योंकि क्विक मनी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है, बहुत ही छलावा है। छलावा है वो। आप उसके चक्कर में ना पड़ें, आप कोई भी वैल्यू क्रिएट करें, कुछ ऐसा काम करें जिससे मार्केट में कोई इम्पैक्ट कर रहा हो, वो आपके काम से आप उसे पैसा ज़रूर बना लेंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा, होप है, आप होप रखो, आप किसी भी सिचुएशन में आप बाहर आ जाओगे। मैं बाहर आ सकता हूँ तो कोई भी बाहर आ सकता है। मुझे नहीं लगता है मेरी सिचुएशन में कोई बाहर, बहुत कम लोग होंगे जो बाहर आ पाते होंगे। थर्ड, मैनिफेस्ट आप करते रहो, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। ओके। मेरे हिसाब से तो ये जो मुझे लगता है कि हालाँकि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भी मैं मैनिफेस्ट करता था शायद। मुझे नहीं पता था उसके लिए इतना बड़ा लॉस करना पड़ेगा बट मुझे ऐसा लगता था मैं कभी जाऊँगा कुछ बताऊँगा, क्योंकि मैंने तब तक कुछ क्रिएट नहीं किया था। अब हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ टाइम और लगेगा, विदिन 1 और 2 ईयर हम कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करेंगे, बढ़िया, आपके पास दोबारा आएँगे। ग्रेट, शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।